स्टूडेंट, CPS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने सभी वैज्ञानिकों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक कण है, परंतु डी ब्रॉगली जो है 1924 में इन्होंने 1924 में अपना डी ब्रॉगली जो है 1924 में बताए थे कि नाभिक के चारों ओर कक्षाओं, नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो चारों ओर घूमता है। इसके अंदर डुअल नेचर होता है। कौन सा डुअल नेचर होता है? एक पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर घूमता है उसमें दोहरा व्यवहार होता है, डुअल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो इसी को इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति कहते हैं, डुअल नेचर कहते हैं। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब कण की तरह व्यवहार करता है उसके अंदर संवेग होता है। तो फार्मूला होता है mvr बराबर nh/2π। ये उसका संवेग जब होता है तो उसके अंदर द्रव्यमान होता है। पार्टिकल नेचर में तो उसके अंदर द्रव्यमान होता है, वेग होता है, त्रिज्या नाभिक से दूरी होती है, n जो है नंबर ऑफ शेल है, h प्लैंक नियतांक है, 2π। तो जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर रखता है तो उसकी जो गति है वो mvr बराबर nh/2π के तुल्य होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह, तरंग की तरह घूमता है तो तरंग जो है हमेशा श्रृंगगर्त बनाते चलती है। आपको पता होगा तरंग चलती है हमेशा जो है वो श्रृंगगर्त बनाते ऐसे चलती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है इसका मार्ग है। जब इलेक्ट्रॉन के अंदर द्रव्यमान होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरह गति करेगा, लेकिन जब उसके अंदर तरंग होगी तो वो श्रृंगगर्त बनाते चलेगी। इस तरह से डी ब्रॉगली ने एक जो है संबंध स्थापित किया और एक डेरिवेशन दिया। तो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर इन्होंने आइंस्टीन के समीकरण से उसको तुल्य किया है, E बराबर mc² से, समीकरण 1। तो जब उस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर रखता है उसकी ऊर्जा E बराबर mc² है। जबकि जब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है तो उस समय उसका जो मान है उसकी ऊर्जा एक फोटॉन के बराबर, एक क्वांटा के बराबर बताई गई, E बराबर hν के बराबर। प्लैंक के क्वांटा सिद्धांत से तुल्य बताया है। तो इस तरह से दोनों बाएं साइड बराबर कट जाएंगे तो बराबर बचेगा mc² बराबर hν। तो बराबर बचेगा, क्योंकि mc² बराबर hc/λ, न्यू बराबर c/λ होता है तो c से c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? लैम्डा = h/mc। तो यही डी ब्रॉगली का इक्वेशन है कि लैम्डा जो है वो तरंगदैर्घ्य जो द्रव्यमान और वेग दोनों के व्युत्पन्नुपाती, जबकि प्लैंक के नियतांक के समानुपाती होता है। तो लैम्डा = h/p भी कह सकते हैं, h/p। ये इनका डेरिवेशन निकल के आया है जिसको डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है। तो इस तरह से डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर भी है, इलेक्ट्रॉन के नेचर लिए वेव नेचर भी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लिप में आपको हम बताएंगे अगला टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने दीर्घवृत्त चैप्टर इलिप्स बालाजी पब्लिकेशन से एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है? उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अक्ष निर्देशांक अक्षों के अनुदिश तथा नाभियां 0, ±4 तथा उत्केंद्रता 4, 5 है। नाभियां क्या दे रहा है? 0, ±4। देखिए 0, ±4 देने का मतलब आप समझ जाइए कि आपका जो दीर्घ अक्ष है, वो y अक्ष के क्या है? समांतर है। क्या है? दीर्घ अक्ष y अक्ष के समांतर है। तो दीर्घ अक्ष जब y अक्ष के समांतर है और आपका जो दीर्घवृत्त का केंद्र है, तो पहले तो हम देखिए नाभियां हमारे पास क्या है। नाभियां हमारे को समझने की कोशिश करिएगा। 0, ±4 है तो नाभियां क्या हो गई आपकी? एक हो गई 0, 4 और दूसरी हो गई 0,
-4। आप जानते हो दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है, दीर्घवृत्त का केंद्र ये S है, ये S1 है, ठीक है ना। तो दीर्घवृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र S1 का मध्य बिंदु होता है, का मध्य बिंदु। तो जब मध्य बिंदु निकालोगे तो 0-0/2 कितना हो जाएगा 0, और 4 प्लस करोगे इससे तो कट जाएगा 0, ये भी 0, यानी दीर्घवृत्त का केंद्र कितना आ जाएगा 0, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। इसके बाद आप एक चीज जानते हो कि मतलब नाभियों जो होती, नाभि कितनी दी है यहाँ पे 4/5 दी है, नाभि कितनी दी है 4/5, और नाभियों के बीच की दूरी कितनी दी है, नाभियों के बीच की दूरी दी है, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -4 है। जब आप देखते हो तो एक बार 4 ऐसे, एक बार 4 ऐसे, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात को आप समझिए, या फिर अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो आप √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर नाभियों के बीच की दूरी कितनी होगी, नाभियों के बीच की दूरी वो होती है 2a, नाभियों के बीच की दूरी कितनी होती है 2a, और यहाँ पर कितनी दी हुई है 8, कितनी दी हुई है 8, और e का मान कितना दिया हुआ है 4/5, तो ये हो जाएगा, तो 8/5 a बराबर 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना आ गया, a का मान कितना आ गया 5। और आप जानते हो आपको क्या निकालना है, दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण निकालने के लिए आपके पास a और b दोनों के मान होने जरूरी है। तो अब आप क्या निकालने चलोगे, b का मान निकालने चलोगे। हम लोग फार्मूला जानते हैं b² बराबर a² 1 - e²। तो यहाँ a की जगह 5 रखो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 1 - e की जगह रखो तो 4/5 का मतलब 16/25 स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट हमने। तो 25 ये आपका कटा, तो 25 से 16 जाएगा 9/25, 25 से 25 कैंसिल, तो हो जाएगा 9, तो b² दैट इज इक्वल टू 9 हो गया। a का मान इतना आ गया। तो आप जानते हो दीर्घवृत्त का समीकरण, इलिप्स का इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है, देखिए हियर देयर इज our ellipse equation x² upon a² plus y² upon b² that is equal to 1। तो वैल्यू रखिए, a² का मतलब 5 का स्क्वायर है 25, b² का मतलब 9/1। अब आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, या फिर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉरी एक चीज को आप ध्यान रखिए। ध्यान क्या रखना है आपको कि आपका जो अक्ष है वो y अक्ष के अनुदिश है, हमने शुरुआत में बताया है ना। तो y अक्ष के अनुदिश होने का मतलब है ये समीकरण जो बदलेगा वो ऐसे हो जाएगा, x² अपॉन a² नहीं, x² अपॉन b² और y² अपॉन a² बराबर 1 हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अब आप वैल्यू रखिए, तो x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 1, ये आपका दीर्घवृत्त का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपका अक्ष जो है x अक्ष के अनुदिश होता तो ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 के रूप में होता, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अक्ष जो है वो y अक्ष के अनुदिश है, ठीक है ना, तो y अक्ष के अनुदिश जब अक्ष हो जाएगा तो ये इक्वेशन x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। a और b का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार सवाल को समझ लीजिए, नाभियाँ 0, -4 दी हुई हैं, तो 0, 4 और 0, -4 हो गए। केंद्र क्या होता है, इनका मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु प्राप्त हो गया तो इसका मतलब ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। तो नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है, हमने आपको पहले भी बता रखा है 2ae, तो 2ae बराबर 8, तो ae की वैल्यू रखी, a का मान 5 आ गया, a का मान 5 हमने रख दिया तो, और e का मान रख दिया तो हमारा b का मान आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने दीर्घवृत्त का समीकरण लिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आती है, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको लिखकर बताएंगे, ठीक है ना, और ताकि मैं आपकी समस्या का निदान कर सकूं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। ओके, थैंक यू।